आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। आज का हमारा यूनिट है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं उनके क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, इससे संबंधित हम प्रश्न हल करेंगे यहाँ। तो हमारी ये क्लास है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप है वो इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि अपने जो 8वीं का जो बोर्ड पेपर आता है उसमें इस यूनिट से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें एक तो सत्य या असत्य वाला प्रश्न या रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला, उसमें 4 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से एक एक नंबर के ये 4 नंबर हो जाएंगे और एक बड़ा प्रश्न जिसमें आपको हल करना होगा वो 4 नंबर का आएगा। इस तरह से 2 प्रश्न 4-4 नंबर के मिलकर 8 नंबर हो जाते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्षेत्रमिति से। तो यहाँ हम, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे कि त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, बेलन हो गया, घन घनाभ हो गया, इनके क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। कक्षा 6 और 7 में आपने देखा था कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था, भुजा स्क्वायर। तो वहाँ आपकी जो आकृति है वो निश्चित होती थी और उसका क्षेत्रफल है वो सूत्र से ज्ञात कर लेते थे। जैसे मान लीजिए हमारे पास मैं एक लेके आया हूँ यहाँ ये चित्र। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें जो दे रखा है कि ये जो ABCDE एक खेत है और ये खेत कैसा दिख रहा है आपको, न तो वर्गाकार है न आयता के आकार का है। तो ये एक बहुभुज है जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाओं से घिरा हुआ एक बंद आकृति है जो बहुभुज है। इस प्रकार की कोई आकृति दे रखी हो और उसका क्षेत्रफल पूछे तो हमें उसको इस तरह से विभिन्न भागों में विभाजित करके उन सभी भागों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ABF एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज वह होता है, वह आकृति होती है, वह चतुर्भुज होता है जिसमें कोई 2 भुजाएं समांतर होती है, यानी भुजा का एक युग्म है वो समांतर होता है। जैसे कि यहाँ ABCD आप यहाँ देखें कि AB, अगर AB समांतर है DC के, ये 2 भुजाएं समांतर है आपस में। अब देखो चतुर्भुज में भुजाओं के कितने युग्म होते हैं, 2 युग्म होते हैं। युग्म का मतलब 2 भुजाएं एक साथ में हो तो उसे युग्म बोलते हैं, 2 संख्याएं हो इस तरह से। तो ये AB और DC एक युग्म होगा। इसी प्रकार DA और CB एक युग्म होगा। तो यहाँ AB और DC समांतर है। दूसरा जो भुजा का युग्म है वह समांतर हो या नहीं हो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई चतुर्भुज में भुजा का एक युग्म भी समांतर है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी जैसे AB और DC इनका योगफल इंटू इनके बीच की दूरी या ऊंचाई। जैसे यहाँ सीधी जो लंबाई होती है ये H, ये तो कोई भी समलंब चतुर्भुज है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 A + B गुणा H। तो यहाँ A और B समांतर भुजाओं का योग है और H है उनके बीच की दूरी या समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। तो अगर हमें किसी भी प्रकार की आकृति दे दी जाए, किसी भी प्रकार का बहुभुज दे दिया जाए, खेत दे दिया जाए कि उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें इस तरह से टुकड़ों में बांटकर उसके क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ता है। तो ऐसी आकृति में हमें केवल 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक है समकोण त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू
ऊंचाई। यानी अगर कोई त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसे इसमें ए एफ आधार ले लें तो बी एफ क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समलंब चतुर्भुज का इस फॉर्मूले से फॉर्मूले से सूत्र क्षेत्रफल निकाल लोगे। अगला है हमारे पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस तरह से इस ए बी सी डी ई खेत की टोटल जो क्षेत्रफल है वो आराम से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ में कुछ क्षेत्रमिति में हम विभिन्न विशिष्ट आकृतियों को लेके आए हैं, जैसे कि घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। कक्षा 8 में यही टॉपिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखना। ये टॉपिक आपके कक्षा 9 और 10 में भी है, तो वहाँ पर भी आपके ये काम आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहला है घनाभाकार डिब्बा। तो घनाभ कैसा होता है, देखिए मैं यहाँ कुछ आकृतियाँ लेके आया हूँ। जैसे देखिए, ये देखिए पहला आकृति है वो देखो किसकी है, बेलन की। इसको हम कहते हैं सिलेंडर। जैसे आप गैस का सिलेंडर देखते हैं तो भी कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। जैसे आप ढोल जो बजाते हैं वो भी कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो जो बेलन की आकृति है ये हमारी पहली क्या है, बेलन है। दूसरी क्या है, घन है। घन क्यों, क्योंकि इसका जो प्रत्येक फलक है वो वर्गाकार है। ये देखिए ये वर्गाकार है या नहीं है। इसी प्रकार ये जो संदूक वगैरह आपके होती है घर पे रखी हुई, उसे हम घनाभ कहते हैं। घनाभ के आकार की है वो, घनाभ आप समझ गए होंगे। इस प्रकार ये शंकु है, जैसे कि जोकर की टोपी होगी, कौन जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं, वो सब क्या है, शंकु है। अगला है हमारे पास ये गोला। गोला और वर्त अलग होता है। वर्त 2D आकृति है, गोला 3D है। गोला जैसे कि गेंद हो गई, फुटबॉल हो गया। ये वर्त तो वो होता है जैसे हाथ की चूड़ी, आपके रिंग होगी, अंगूठी होगी, ये वर्त है। लेकिन गोला गेंद और फुटबॉल वगैरह, ये सब वॉलीबॉल वगैरह, ये गेंद के वगैरह है, गोले के आकार है। तो इन आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किए जाते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये समझते हैं। हाँ, तो देखिए क्षेत्रफल का मतलब होता है इस पृष्ठ पर, सभी पृष्ठों पर जो भी हमारी इकाई होती है, जैसे कि 1 सेमी है तो सेमी इकाई है, तो 1 सेमी के कितने वर्ग बन सकते हैं, इनके वर्गों की संख्या, इस पर जितने सारे वर्ग होंगे उन सभी वर्गों के जो क्षेत्रफल होगा उसका योगफल इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। इस तरह से सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल ज्ञात करके योग कर देंगे। तो यहाँ आयतन का मतलब होता है ये पात्र है, इसमें कितना पदार्थ है, वो मात्रा है वो भरी जा सकती है, या कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है। अगर इसको मान लीजिए पत्थर की ईंट है, इसको पानी के अंदर डालें तो पानी ऊपर उठ जाएगा। तो पानी कितना मात्रा में ऊपर उठा है वो इसका क्या हो जाएगा, इसके स्थान के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, आयतन है। या फिर ये मान लीजिए खोखला पात्र है, इसमें पानी भर दे तो ये कितनी मात्रा में पानी भरा जाएगा, वो इसकी धारिता कहलाती है, यानी आयतन है वो। तो इस तरह से हम है वो इनके क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ इन विशिष्ट आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। घनाभाकार डिब्बा, ये घनाभ के आकार के डिब्बा है। आप यहाँ देख रहे हैं घनाभ में कितने फलक हैं, ये फलक हैं पृष्ठ अलग करके आपको समझाया गया है। ये 1 2 3 4 5 6 फलक है। घनाकार डिब्बे में देखो 1 2 3 4 5 6 फलक हैं। इस तरह से बेलनाकार जो डिब्बा है उसमें एक वक्र पृष्ठ है, एक ऊपरी फलक है और नीचे की ओर वृत्ताकार फलक है, 2 फलक हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, ये हमारे पास दिया हुआ है बेलन, यानी बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि बेलन के आकार का है और बेलन के वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब होता है जो गोलाकार भाग है, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं बेलन को अगर खोलेंगे तो कैसे क्या बन जाएगा, आयत बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये आयताकार क्षेत्र बन गया है, इस आयत के अंदर कितने वर्ग हैं वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं आयत की लंबाई क्या होती है,
आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आप ये लंबाई किसके बराबर होगी, इस वर्त की परिधि के बराबर। वर्त की परिधि क्या होती है 2πr, और मान लेते हैं इस बेलन की ऊंचाई h है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया 2πrh। इस तरह से यहाँ कुछ विशिष्ट आकृतियों के हम सूत्र लेके आए हैं। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लेना, ये हमेशा आपके काम आएंगे। पहला है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिनके फलकों का क्षेत्रफलों का योग के समान होता है। यानी कोई भी ठोस है उसका संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, जितने सारे उसमें फलक हैं वो उसका सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। ये फलक हैं, इसमें एक घन में कितने फलक होते हैं 6, घनाभ में भी फलक कितने होते हैं 6। किनारे कितने होते हैं, ये किनारे हैं, देखो ये वाले किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, यानी कोने कितने हैं, शीर्ष है 8 होते हैं घन के अंदर। तो यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। एल यानी लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। यानी आप देख रहे हैं कि कोई घन है तो घन में एक फलक ये हो गया, एक सामने वाला इसके, एक साइड का फलक और साइड में एक और सामने, एक ऊपर की ओर फलक दूसरा नीचे की ओर फलक। तो इस तरह से प्रत्येक फलक है वो 2 बार हैं, 2 बार यानी समान दो फलक हैं। टोटल 6 फलक है तो उसमें 3 जो फलक हैं 3 यानी 2 है वो समान है। तो 3 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका 2 गुना कर दिया है। इस तरह से आपको याद रह जाएगा। फिर एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6l², क्योंकि हम जानते हैं कि घन में आप देख रहे हैं ये घन है, लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घन है ये घनाभ है। तो ये घन की सभी पृष्ठ कैसी है वर्गाकार, और ऐसी फलक यानी पृष्ठ कितने हैं 6। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर करके इसे 6 से गुणा कर दिया तो 6l² घन का टोटल जो पृष्ठ है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगला है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तो अभी हमने ज्ञात किया है 2πrh। ये सिर्फ और सिर्फ ये गोलाकार भाग है इसका क्षेत्रफल, प्लस अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो बेलन के 2 ढक्कन हैं ऊपर और नीचे, ये कैसे हैं वर्ताकार हैं, और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²। और ऐसे कितने वर्त हैं 2। अब इसमें से 2πr कॉमन आ रहा है, फिर शेष बचा h प्लस r, तो ये फॉर्मूला बन गया है, यहाँ देख लो। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h प्लस r होता है। फिर हमारे पास किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाती है। याद रखना है ये बच्चों, क्योंकि सीधी है वो, आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करो या सत्य असत्य में पूछा जा सकता है। मैं आगे इनके प्रश्न भी लेके आया हूँ ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा क्यूब, यानी भुजा की घात 3 या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। और बाकी वाले ये एक घन मीटर में एक घन सेंटीमीटर यानी सेमी की घात 3, इसमें 1 ml होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर होते हैं। एक घन मीटर में ये देखिए कितने हो गए, ये देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख 10 लाख घन सेमी होते हैं, यानी 1000 लीटर होता है। क्या है ये सारे, आगे मैं प्रश्न लेके आया हूँ, वहाँ मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा। अगला हमारे पास है, तो इस तरह से ये गोला है। हाँ, अगला हमारे पास मैं प्रश्न लेके आया हूँ, प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं और उनके साथ में समझते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य बताना है, सत्य है या असत्य है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2lb प्लस bh प्लस hl होता है। सही बात है बिल्कुल, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। तो कथन कैसा हो गया, सत्य। मैं सत्य पे टिक लगा रहा हूँ, असत्य पे क्रॉस लगाऊंगा। किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। यानी कोई पदार्थ है, जैसे बेलन हो, बेलनाकार पदार्थ है, घनाभ के आकार है या घन के जैसा है, तो उसमें कितना पानी भरा जाए
कोई द्रव भर दो, कोई रेत भर दो, तो उसकी जो मात्रा है, यहाँ धारिता है, पदार्थ की मात्रा धारिता है। धारिता का मतलब कोई द्रव है वो भरा गया है तो उसकी मात्रा धारिता कहलाती है। बिल्कुल, कथन कैसा हो गया? सत्य। किसी वस्तु द्वारा घिरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। सही बात है, कथन कैसा हो गया? सत्य। आयतन और सत्य, धारिता ये एक ही है लगभग। इस तरह से धारिता मतलब कोई द्रव्य पदार्थ है तो उसकी धारिता होती है, कोई ठोस वगैरह है तो उसका आयतन, इस तरह से। फिर है, एक संदूक में 6 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं संदूक के अंदर? ऐसा संदूक है मान लीजिए, तो उसमें शीर्ष कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। इसने उल्टा लिखा है, यहाँ 6 आना चाहिए, 8। तो कथन कैसा हो गया? असत्य। अगला हमारे पास है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होता है। कथन कैसा हो गया? सत्य। किसी बंद आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को उसका परिमाप कहते हैं। किसी बंद आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को उसका आयतन कहते हैं, परिमाप नहीं कहते। तो कथन कैसा हो गया? गलत, असत्य। अगला हमारे पास है, घनाभ में सर्वाक्षम फलकों के 3 युग्म होते हैं। बिल्कुल सही बात है, घनाभ ऐसा होता है, देखिए। और मैं इसको ऐसे समझाऊं कि ये जो घनाभ है, इसके ये जैसे सामने वाला फलक, इसके पीछे एक फलक, ये दोनों सेम हैं। सेम सर्वाक्षम जानते हैं? सर्वाक्षम का मतलब होता है ऐसी वस्तु या ऐसी आकृति जो दिखने में भी एक जैसी हो, साइज में भी एक जैसी हो, माप में भी सेम हो, यानी छोटी बड़ी नहीं हो, बिल्कुल बराबर हो और दिखने में भी एक जैसी हो, तो वो सर्वाक्षम आकृतियाँ हैं। तो यहाँ 2 फलक सर्वाक्षम है, इस तरह से साइड के 2 फलक सर्वाक्षम है, इस तरह से ऊपर और नीचे का जो फलक, फर्श और ऊपरी भाग है, छत, वो भी क्या है? एक तरह से सर्वाक्षम है। तो कितने फलक युग्म हो गए? 1 युग्म, 2 युग्म और 3 युग्म। बिल्कुल सही बात है, घनाभ में सर्वाक्षम फलकों के 3 युग्म होते हैं। कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। अगला है, घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। घन है, घन में सभी फलक वर्गाकार होते हैं, 6 फलक हैं, तो सत्य कथन है। लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय का मतलब ऐसे खड़ा है, ऐसे बेलन, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है वो 4πr² होता है। क्या सही बात है? गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेलन, लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πrh। याद रखना है आपको। अगला है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। बिल्कुल, कथन कैसा हो गया? सत्य कथन है। तो 9वां गलत, असत्य, बाकी सभी सत्य हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, घन का आयतन 6L² होता है। कथन असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा होता है। तो यहाँ दे रखा है 6L²। ये तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो कथन कैसा हो गया? गलत। अगला है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई होता है। क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है। तो कथन कैसा हो गया? असत्य। अगला है, वर्त की परिधि πr² होती है। ये वर्त है, वर्त की ये चारों ओर की माप परिधि कहलाती है या परिमाप। इसका सूत्र होता है 2πr, जबकि क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²। तो यहाँ परिधि का दे रखा है πr²। तो कथन कैसा हुआ? असत्य, क्योंकि यहाँ ना होना चाहिए 2πr। अगला है, एक घन सेमी में, यानी इसे हम एक घन सेमी या सेंटीमीटर या इसे सेमी की घात 3 भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रहे बच्चों। अगर हमारे पास इस प्रकार भी हो, इस प्रकार भी दे रखा हो, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही है, एक घन सेमी कहें या एक सेमी की घात 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 सेमी गुणा 1 सेमी गुणा 1 सेमी। घन का मतलब, जैसे आपने कहा 5 की घात 3, इसका मतलब आप जानते हैं घात और घातांक में हमने सीखा है कि 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार।
इसी प्रकार एक घन सेमी का सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेमी गुणा 1 सेमी गुणा 1 सेमी। यहाँ दे रखा है ml कितने होते हैं, तो मैं इसको ऐसे समझाऊं कि हमारे पास एक डिब्बा है जो घन के आकार का है। घन जानते हैं जिसके सभी फलक वर्गाकार, डिब्बा है, खोखला है, ऐसे मैं मना लेता हूँ। इसकी लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 सेमी है, ऊंचाई भी 1 सेमी है। तो इसके अंदर अगर पानी की मात्रा भरें तो वो 1 ml आता है। कितना आता है पानी? 1 ml। 1 सेमी के घन में 1 ml पानी आता है, याद रखना है आपको। यानी एक घन सेमी 1 ml के बराबर होता है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है 15वां। 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं? देखिए 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है। यानी 1 लीटर जो होती है, 1 लीटर पानी है उसको 1000 घन सेमी, यानी एक एक सेमी के घन 1000 होंगे तब वो 1000 घन भर जाएंगे। यानी आपको याद रखना है सिंपल, 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं। अगला है 1 घन सेमी में मिलीमीटर, mm का मतलब है मिलीमीटर, कितने घन मिलीमीटर होते हैं? मैं इसको ऐसे समझाऊं, 1 घन सेमी का मतलब आप जानते हैं, मतलब 1 सेमी गुणा 1 सेमी गुणा 1 सेमी। अब आप जानते हैं कि 1 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। याद रखना है आपको। कैसे? कि देखो आपने स्केल देखी होगी, उसमें ऐसे लिखा होता है या 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आता है 1। तो ये जो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये आपकी मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो प्रत्येक में सेंटीमीटर की जगह हम 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, इस तरह से 10 गुणा 10 गुणा 10 कितने हो जाएंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10 1000। भाई जब भी आपकी ऐसी संख्या हो 10 गुणा 10 तो आपको गुणा करने नहीं बैठना है। कितने शून्य हैं? 3, 3 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, ये गुणा हो गया आपके। इस तरह से 100 होता तो यहाँ 10,000 हो जाते, 1000 होता तो एक और शून्य बढ़ा दो, बस जितने शून्य है उसको गिन लो। तो ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर घन मिलीमीटर या मिलीमीटर की घात 3 इस प्रकार लिखेंगे। तो 1 घन सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर घन मिलीमीटर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए क्या दे रखा है हमारे पास दे रखा है 1 घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो वही इस प्रकार करना है। देखिए 1 घन मीटर बराबर, इसका मतलब है 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, 3 बार घन है, घातांक में 3 है, इसका मतलब 3 बार। अब हम जानते हैं किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, याद है आपको। यानी 1 मीटर का जो फीता होता है आप देखा होगा, उसमें 100 सेंटीमीटर जब होते हैं तब 1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर की जगह हम रखेंगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। यहाँ देखो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो क्या करते हैं? या गुणा करने नहीं बैठना है आपको, सिर्फ शून्य गिनने। कितने हैं? 2 2 4 5 6, और कितनी बार है सेमी? 3 बार। तो घन सेमी या सेमी की घात 3। तो यहाँ 1 घन मीटर में कितने आ जाएंगे? देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख घन सेमी आ जाएगा। यहाँ कितने शून्य लगाने हैं आपको? 6 शून्य लगाना है। 1 2 3 4 5 6 घन सेमी। अब उसने पूछा है कि कितने लीटर आएगा। अब हम जानते हैं कि देखिए अभी हमने एक प्रश्न देखा था यहाँ, पहला ही 15वां, 1 लीटर में 1000 घन सेमी के बराबर 1 लीटर आता है। यहाँ देखिए दे रखा है हमारे पास कि एक घन मीटर बराबर 1 2 3
4 5 6 शून्य थे घन सेमी। तो इसका मतलब अभी हमने देखा है कि 1 लीटर है वो 1000 घन सेमी के बराबर है। यानी हम इसको ऐसे लिखें 1000 गुणा 1000 सेमी घन, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 6 शून्य है तो 3 3 शून्य में बांट दिया हमने। तो यहाँ 1000 गुणा 1000 घन सेमी आप देख रहे हैं किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर। तो इसकी जगह 1 लीटर लिख सकते हैं। तो 1 लीटर और 1000 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1000 लीटर। यानी कि 70वें प्रश्न में इस खाली जगह में 1000 लीटर आएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में दिखेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप विशेष रूप से अच्छे से तैयार करके जाना। कैसे बदलना देखिए, अभी देखा आपने, जैसे 1 घन मीटर है तो 1 घन मीटर का मतलब मीटर का 3 बार गुणा, 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो हमारे पास ये आ गया सेंटीमीटर में। अब हम जानते हैं कि इसको लीटर में बदलना है, तो 1000 घन सेमी है वो 1 लीटर के बराबर है। तो यहाँ 1 लीटर लिख देंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1000 लीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 18वें प्रश्न में हमें ये दे रखा है कि 1 घन मिलीमीटर है, मतलब 1 गुणा 1 मिलीमीटर गुणा 1 मिलीमीटर गुणा 1 मिलीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं देखिए। अभी तक आप जानते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, दोनों पक्षों में 10 का भाग दे दो, इधर भी 10 का भाग और इधर भी 10 का भाग। तो क्या आ गया, मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, 10 में 10 का भाग मतलब 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर लिखें, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। भाई 1 में 10 का भाग देंगे यानी 1/10 है तो इसको 0.1 लिख सकते हैं। 100 होते तो 0.01 लिखते, 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाते। तो वही काम करना है यहाँ, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, गुणा 0.1 सेंटीमीटर गुणा 0.1 सेंटीमीटर। अब 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है, 3 अंकों के बाद में, प्रत्येक के बाद में देखो 1 अंक के बाद में दशमलव, 1 अंक के 1 अंक के, तो 3 अंक के बाद में दशमलव लगाना है। गुणा में आप जानते हैं दशमलव संख्या होगा, गुणा जानते हैं। तो यहाँ 1 तो है ही, अब इसके बाद में दूसरा अंक नहीं है तो 0, तीसरा अंक नहीं है तो 0, फिर दशमलव लगाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.001 घन सेमी या सेमी की घात 3। यहाँ आ जाएगा 0.001, यानी 1 घन मिलीमीटर में 0.001 घन सेमी प्राप्त होता है। इस तरह से हमने ये 18 प्रश्न देखे हैं। अगले प्रश्न है वो बड़े प्रश्न है, देखते हैं। अब हम बड़े प्रश्न हल करेंगे। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एक प्रश्न आएगा जो 4 नंबर का होगा, और 4 नंबर का जैसा कि पहले बताया, सत्य या असत्य वाला या रिक्त स्थान वाले पूर्ति करो। उन दो में से कोई एक प्रश्न आएगा, या तो रिक्त स्थान पूर्ति करो या सत्य या असत्य। या रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला अगर घात और घातांक से आ गया तो सत्य और असत्य वाला प्रश्न क्षेत्रमिति से आएगा। और अगर मान लीजिए रिक्त स्थान वाला क्षेत्रमिति से आ गया तो जो सत्य असत्य वाला प्रश्न है वो घात और घातांक से आएगा। जहाँ 4 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के होंगे तो 4 नंबर वो हो गए, और ये बड़ा प्रश्न है एक 4 नंबर का आएगा। इस तरह से 2 प्रश्न 4-4 नंबर मिल के 8 नंबर हो जाते हैं। हमारा प्रश्न है 19वां, दे रखा है 1 घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। घन ऐसा होता है, देख रहे हैं आप चित्र में, इनकी भुजा 4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं घन की सभी भुजाएं कैसी होती है, समान होती हैं, सभी फलक वर्गाकार होते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 4 4 सेंटीमीटर। यहाँ दे रखा है घन का आयतन,
तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा क्यूब या भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ भुजा कितनी है? एल का मान है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो 4 की घात 3, 4 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार। 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 66 घन सेंटीमीटर। इकाई रखना हमारे ध्यान रखना है, आयतन है तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न में जिस घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? 64 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां, दे रखा है यदि घन की भुजा 10 मीटर तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ घन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न में घन का क्षेत्रफल, घन में सभी फलक वर्गाकार होते हैं और फलक होते हैं 6। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6L स्क्वायर, जहाँ L कितना है हमारे? 10 मीटर। 6 गुणा 10 की घात 2, 6 गुणा 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणा 10 कितने हो जाते हैं? 100। कितना आ जाएगा? 600 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, या इसकी इकाई की जगह मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, या मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अगला हमारे पास प्रश्न है, दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 घन सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन सेंटीमीटर नहीं, वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। तो बेलन की ऊंचाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बेलन का कुल का मतलब वक्र पृष्ठीय और दो वृत्ताकार भाग, वो सारे क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस h। फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2πr r प्लस h। तो यहाँ हमें मान रखने हैं। 7 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है, और क्षेत्रफल दे रखा है पहले से ही 968। ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसमें जो मान दे रखे हैं वो रख देते हैं, हल करते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 बराबर 2। पाई का मान हम मानते हैं 22/7, पता है आपको। आर का मान है 7 सेंटीमीटर। ये सारे मान सेंटीमीटर में, इकाई ध्यान रखें 7 प्लस h। तो हल करने पर देखो 7 से 7 कट गया, 2 गुणा 2 कितने होते हैं? 44। सरल करते हैं, 968 बराबर 44, 7 प्लस h। अब इसको और सरल कर सकते हैं, आप चाहे तो 44 का भाग दे दें दोनों पक्षों में। तो मैं इसको आगे इस तरह से करता हूँ। देखिए 968/44 बराबर 7 प्लस h। 44 का भाग या 2 से काट देते हैं, 2 का भाग 44 में 22 बार, 2 का भाग 968 में 9 में गया 4 बार, पीछे बचेगा 1, 6, 16 में 2 का भाग गया 8 बार, और फिर बचेगा 8 में भाग गया 4 बार। इस तरह से अब हमारे पास आ गया है 484/22 बराबर 7 प्लस h। 22 का भाग दीजिए, इसमें 2 बार गया 44, 48 में से 44 घटाएंगे 4, 44, वापस 22 का भाग कितनी बार जा रहा है? 22 बार। 22 बराबर क्या आ रहा है? 7 प्लस h, या h बराबर क्या आएगा? 22 माइनस 7, क्योंकि पक्षांतरण करने पर ये 7 इधर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 22 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 15। इकाई हमारी सेंटीमीटर,
यानी उस बेलन की ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। इस तरह से हम हल करते हैं। केवल आपको फॉर्मूले में सारे मान रखने हैं और हल करना है। अगला हमारे पास प्रश्न है 22वां। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 घन सेंटीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घन सेंटीमीटर कैसे आ गया? वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक घन की भुजा दे रखी है, ज्ञात करनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र याद रखना है 6l²। ये हमें दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर या घन से वर्ग सेंटीमीटर बराबर है 6l²। तो l² बराबर क्या हो जाएगा? l² बराबर दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर यहाँ से 6 कट जाएगा। 600 बट्टा क्या हो जाएगा? 6 सेमी स्क्वायर। देखो 600 में 6 का भाग देने पर कितनी बार गया? 100 बार। 6 से 6 का भाग दिया एक बार, 1 गुणा 100। तो क्या हो गया? मैं यहाँ ये लिखता हूँ l² बराबर, अगली वाली स्लाइड में l² बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो l बराबर क्या हो जाएगा? दोनों पक्ष में वर्गमूल लेने पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10। सेंटीमीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। तो देखो दो समान संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं वर्गमूल लेने पर। अब वर्गमूल में आपने सीखा है वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल में वर्गमूल में क्या करते हैं? वर्गमूल के लिए अभाज्य गुणनखंड के समान संख्याओं के दो जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ 10 और 10 का एक जोड़ा बन गया, क्या हो गया बाहर? 10 और सेंटीमीटर का भी एक जोड़ा। तो इस तरह से जो घन है उसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस घन की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो वर्ग में कोण 90 डिग्री दे रखे हैं तो वर्ग को भी हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, या इस प्रकार जैसे ये आकृति मान लेते हैं ऐसी हो तो जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो ये भी एक समचतुर्भुज ही है। यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं है तो इसको वर्ग तो नहीं कह सकते। तो किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उनके दो सूत्र होते हैं। एक होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। विकर्ण को हम डायगोनल कहते हैं तो इसको d1 d2 से लिख दिया है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अगर हमारे पास विकर्ण दे रखे हैं तो होता है 1/2 d1 इंटू d2। अगर हमारे पास समचतुर्भुज में आधार और ऊंचाई दे रखी होती तो केवल आधार इंटू ऊंचाई का गुणा करने पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता। तो यहाँ हमें दे रखा है दोनों विकर्ण 1/2 इंटू 7.5, दूसरा विकर्ण है 12, क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो 12 में 2 का भाग देंगे, कट गया 6 बार। 7.5 गुणा 6, 7.5 गुणा 6 क्या हो जाएगा? 6 का पहाड़ा बोली 5 बार 30, हासिल के 3। 6 का पहाड़ा 7 बार 42, 42 और 3 45। एक अंक के बाद में दशमलव लगाना है तो क्या आ गया? 45। और क्षेत्रफल है तो हमारा आ जाएगा वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो 45 सेमी स्क्वायर है वो हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यानी इस समचतुर्भुज में एक सेमी के 45 वर्ग प्राप्त होते हैं, जिसका विकर्ण है वो 7.5 और 12 सेंटीमीटर हो। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 घन सेंटीमीटर, क्षेत्रफल घन सेंटीमीटर कैसे दे रखा है? क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर है सारे।
तो समलंब का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ हमें समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजा का एक युग्म कैसा हो समांतर, दूसरा भुजा का युग्म समांतर हो, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे कि मैं इसको लिखूं ABCD, आप देख रहे हैं ABCD एक समलंब है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अभी हमने सीखा था पहले, होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच में दूरी या ऊंचाई। ये h है, अगर ये समांतर भुजा A है, DC B है, तो इनका योग और उनके बीच की ऊंचाई। यहाँ हमें दे रखा है ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 4, h का मान 4 है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 है, मान लीजिए A 10 है तो B ज्ञात करना है, और समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है। तो जो मान दे रखा है वो रख देते हैं। समलंब का क्षेत्रफल का दे रखा है 34 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1/2। एक भुजा दे रखी है 10, दूसरी पता नहीं है, h का मान दे रखा है 4, सारे मान सेंटीमीटर में है। अब इसको सरल करते हैं। देखिए 2 का भाग 4 में चला गया, कितनी बार गया, 2 बार। तो क्या आता है, देखिए आता है हमारे पास 34 बराबर 10 + b गुणा 2। तो इसको और सरल करते हैं। देखिए क्या आता है 34, देखिए यहाँ देखो 10 + h नहीं है, ये b है, 10 + b गुणा 2 है, तो 2 का प्रत्येक के साथ में गुणा होगा, b के साथ में भी, 10 के साथ में भी। तो क्या प्राप्त होता है 10 × 2 20 प्लस b गुणा 2 2b। अब इसको सरल करेंगे, देखो ये b वाला पद अपने पक्ष में ही रखेंगे क्योंकि ये चर पद है, तो भी 34 अपने पक्ष में ही है, ये 20 है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर ये माइनस का समीकरण बन गया। समीकरण को सरल करने का आपको पता ही है, चर एक भाग में और अचर दूसरे भाग में। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 34 में से 20 घटाने पर क्या आएगा 14, अर्थात b बराबर क्या होगा 14/2। क्या आएगा b बराबर 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इकाई है, तो यानी कि जो समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा एक 10 है तो दूसरी क्या होगी 7 होगी। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा 6 सेमी व शीर्ष लंब नहीं दे रखा, शीर्ष लंब कर सेमी है नहीं दे रखा है। तो यहाँ हमें शीर्ष लंब है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, या टाइपिंग नहीं हो रखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा है वो 6 सेमी है और दूसरी जो भुजा है वो है 4 सेमी, जिसमें एक विकर्ण 8 मीटर है तो दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण कितना सेंटीमीटर होगा। सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो 2 फार्मूले मैंने बताए थे, एक होता है 1/2 गुणा विकर्ण, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। तो यहाँ विकर्ण एक दे रखा है, दूसरा नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हमें दूसरे फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, अगर विकर्ण दे रखे हो तो 1/2 गुणा विकर्ण लिखते हैं, लेकिन यहाँ आधार और ऊंचाई दे रखी है, एक भुजा दे रखी है और उसके बीच में शीर्ष लंब दे रखा है। ऐसे मैं यहाँ इसको ऐसे बनाऊं कि ये समचतुर्भुज है, इसमें ये भुजा दे रखी है 6 और इसकी ये ऊंचाई दे रखी है 4। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार या जो भुजा है इंटू ऊंचाई या जो शीर्ष लंब है। तो आधार कितना है 6, शीर्ष लंब है 4, क्या हो गया 24 सेमी स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है 24 सेमी स्क्वायर। लेकिन इसने पूछा विकर्ण भी ज्ञात करो, तो यहाँ हमें विकर्ण से जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो फॉर्मूला भी उपयोग करना पड़ेगा। देखो हम ये जानते हैं
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। अभी हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है 24। 1/2 गुणा पहला विकर्ण हमें दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है प्रश्न में, दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। देखो 2 का भाग 8 में 4 बार, तो क्या आ गया? 24 बराबर 4 गुणा d2। तो d2 बराबर क्या हो गया? 24/4, यानी कि 24 में 4 का भाग कितने बार? 6 बार, 6 सेमी। यानी कि जिस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है, जिसमें एक विकर्ण 8 है, तो दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आधार है वो क्षेत्रफल दे रखा है 180 वर्ग सेंटीमीटर, जिसका आयतन 900 घन सेंटीमीटर है। यहाँ हमें घनाभ का आयतन दे रखा है और दे रखा है घनाभ का आधार का क्षेत्रफल। इस प्रश्न को कैसे करेंगे? तो घनाभ का मतलब होता है संदूक की आकृति, जैसे ये। इसने कहा इसका जो आधार है, ये जो नीचे वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 180 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका आयतन भी दे रखा है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं? देखो आधार में देखो लंबाई होती है, चौड़ाई है और ऊंचाई। ये चौड़ाई है b, ये चौड़ाई बराबर हो जाएगी, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप इस प्रश्न में ये देख रहे हैं, नीचे जो भाग दे रखा है, नीचे जो छात्र है उसका जो आधार है उसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्या है हमारा? लंबाई गुणा चौड़ाई तो है, लंबाई गुणा चौड़ाई तो है, नीचे वाला भाग है, यानी इसकी जगह मान दे रखा है 180। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और घनाभ का आयतन दे रखा है, तो मैंने यहाँ घनाभ का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ घनाभ का आयतन दे रखा है 900 सेमी घन सेमी, तो मैं यहाँ 900 आयतन लिखता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी आधार का क्षेत्रफल 180 दे रखा है इंटू ऊंचाई। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ घनाभ में आधार दे रखा है नीचे वाला भाग, और आयतन दे रखा है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जो आधार है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का मान 180 रख दिया, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, आयतन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? तो ऊंचाई बराबर क्या लिख सकते हैं? 900/180। 180 में देखो डबल शून्य हो गए, देखो 180 का 1 0 कट गया, 18 का भाग 90 में कितनी बार गया? 5 बार। ऊंचाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, इस तरह से हम यहाँ 26 प्रश्न है वो लेके आए थे। तो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में क्षेत्रमिति से संबंधित जो 2 प्रश्न आते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस कालांश में लेने की कोशिश की है, तो पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही।